How are you, students? I hope you are happy and healthy. Welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tandel, Padmaj Academy, Navsari. This is the second part of 11th Chemistry, Unit 8, Redox Reaction. 11th Standard Chemistry, Unit 2, Unit 8, Semester 2 का ये Redox Reaction का ये दूसरा पार्ट है. And I am going to explain you from the point 8.3.1 type of redox reactions. इसके पहले के पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए in the previous part 1. So if you are watching this video, so I suggest you must go through the first video to understand the topics that were explained in the part 1. And here I am about to start from the point 8.3.1, that is types of redox reaction. Okay, students, so get ready. Types of redox reaction. उससे पहला है रेडॉक्स रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, जो कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होता है, जैसे ए प्लस बी रिएक्टेंट है और हमारा जो प्रोडक्ट है सी है. तो उसमें क्या हमें याद रखना है, इधर ए और बी और बोथ ए एंड बी मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म. जो ए एंड बी है वो दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए, या तो मतलब एलिमेंटल फ्री फॉर्म में होने चाहिए फॉर सच अ रिएक्शन टू बी अ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं या दोनों में से एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए. उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. तो जो रिएक्शन हमें दिए हैं वहां पे ये दोनों एलिमेंटल फॉर्म में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम, नाइट्रोजन है. और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं दो रिएक्टेंट, वो मीथेन हमारा और ऑक्सीजन. तो ये हमारा एलिमेंटल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड है जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर दिए गए हैं. तो जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो दोनों ही इधर एलिमेंटल फॉर्म में या फ्री स्टेट में रहेंगे, या दोनों में से एक फ्री स्टेट में होगा. उसके बाद है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्टेंट हमारा एक होगा, उसमें प्रोडक्ट हमें एक से ज्यादा मिलेगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगा. जैसे यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल रहा है. ये हमारा कंपाउंड है वाटर, जिसमें हमें एलिमेंट मिल रहा है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिल रहा है. अब सोडियम एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे हमें मिल रहा है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. तो ये हमारा कंपाउंड हो गया. चलो, तो यहाँ पे जो पॉइंट समझना है इसको हम थोड़ा ध्यान देंगे. ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन. जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो सभी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते. ठीक है, कितनी बार क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. जब कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे हम, इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन. ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता नहीं है, स्टेट चेंज नहीं होती. जैसे यहाँ पे कैल्शियम का हम देखेंगे तो +2 है, और यहाँ पे भी क्या है, +2 ही है. कार्बन की बात करेंगे तो +4 है, और यहाँ पे देखेंगे तो हम कार्बन पर क्या है, +4 ही है. ऑक्सीजन का -2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, -2 ही है. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बदल नहीं रहा है. और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होना चाहिए, एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए. तो मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन.
ठीक है। उसके बाद से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन से है? डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? अगर मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं या किसी का डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है और कंपाउंड होता है वाई जेड का, तो एक्स क्या करेगा? यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा वाई को, ये डिस्प्लेस हो जाएगा और सॉल्यूशन मिल जाएगा, बन जाएगा वो एक्स जेड का। तो उसमें जो पहला हम समझेंगे वो मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल को कैसे डिस्प्लेस किया जाता है। ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो मेटल का डिस्प्लेसमेंट में हमें पता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पहले से भी आपको बता दिया था पीएससी मजल वाला। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है, जैसे कॉपर है और जिंक है। तो यहाँ जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे वेनेडियम है, कैल्शियम है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है तो वेनेडियम को डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, इसी तरह से टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम, तो ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है तो टाइटेनियम को डिस्प्लेस कर सकती है। और यहाँ पे क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस कर सकती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगी खुद। द रिड्यूसिंग मेटल इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग मेटल इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे। चलो, उसके बाद है नन मेटल डिस्प्लेसमेंट। हम नन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, जिसमें हमारा है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन कैसे मिलेगा, और ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीजन कैसे डिस्प्लेस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, तो मेटल्स कौन कौन के काम कर रहे हैं? अल्कलाई मेटल या अल्कलाई अर्थ मेटल, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 में जो होती है कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम यहाँ पे दिया है। वेरी गुड रिडक्टेंस, ये अच्छे रिडक्टेंस है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, तो ये क्या करेंगे? कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस हाइड्रोजन यहाँ से वाटर से। कैल्शियम है तो भी वाटर को डिस्प्लेस करेगी। अगर लेस रिएक्टिव मेटल है, यहाँ पे वो वाला भी हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं, जैसे मेटल प्लस वाटर जो होता है, वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल के साथ हमारा OH रहेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और हम इसको भी याद रख सकते हैं, मेटल प्लस जो एसिड होता है गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इन दोनों को हम याद रखें। यहाँ मेटल प्लस वाटर देखेंगे, और वाटर में क्या है, तो कोई जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन का डिस्प्लेस करेगी, और लेस रिएक्टिव है, थोड़ी लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या करेगी? जैसे मैग्नीशियम है एंड आयन है, तो रिएक्ट विथ स्टीम। ठीक है, गैसियस फॉर्म में अगर स्टीम होगी तो उसके साथ रिएक्ट करेगी और वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, तो ये मैंने ऊपर जो लिखा था, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी मेटल और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेगी। एसिड में से हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी यहाँ पे से। metals zinc, Zn, copper and silver, although tendency to lose electrons, so their reducing activity in the
ये तो हमने देखा है, ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होती है, जिंक होती है, उसके बाद कॉपर होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम होती है। जिंक इज द more reactive, the most reactive from out of these three one. Fluorine is so reactive that it can replace chlorine, bromine and iodine ions in a solution. जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, ये सभी एक ही फैमिली के हैं, लेकिन ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकती है, जैसे यहाँ पे, और क्लोरीन ब्रोमीन को कर सकती है, और ब्रोमीन आयोडीन को कर सकती है। ओके, इनफैक्ट क्लोरीन इज सो रिएक्टिव दैट इट अटैक्स वाटर, वाटर को भी एंड डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन। तो फ्लोरीन इतनी रिएक्टिव है कि जो वाटर पे अटैक करके वो ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस कर सकती है वाटर में से। ठीक है, क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसी तरह से लाइन में हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड ब्रोमीन आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे क्लोरीन है तो वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकती है, यहाँ पे ब्रोमीन को, और क्लोरीन आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर सकती है। यहाँ पे हमें देखना है ब्रोमीन एंड आयोडीन आर कलर्ड एंड डिजोल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें ब्रोमीन एंड आयोडीन क्या होंगे, वो डिजोल्व होंगे और कलर चेंज करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि ब्रोमीन है या आयोडीन है। तो उसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है हमारा लेयर टेस्ट पे, जो आपको प्रैक्टिकल में करवाएंगे लेबोरेटरी में, लेयर टेस्ट। क्लोरीन वो ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, इट मे नॉट बी आउट ऑफ प्लेस दैट द ब्रोमीन लाइकवाइज कैन डिस्प्लेस आयोडीन आयन इन द सॉल्यूशन। ब्रोमीन क्या कर सकता है, आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है। ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ पे आयोडीन बनाएगा। ओके, चलो आगे द रिकवरी ऑफ हेलोजन। हेलोजन मतलब ग्रुप 17 जो है वो फ्रॉम देयर हेलाइट्स रिक्वायर एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, जो हेलाइट्स है हमारे, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, मतलब उसके वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमारे हेलोजन हमें मिलेगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, एक्स डोनट्स whereas the chemical means are available to oxidize fluorine, bromine and iodine. Fluorine is the strongest oxidizing agent. Fluorine क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ही, वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा। जैसे क्लोरीन का हो रहा है, ब्रोमीन का हो रहा है, आयोडीन का हो रहा है, लेकिन फ्लोरीन का इजीली नहीं होगा। वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। देयर इज नो वे टू कन्वर्ट हैलाइड मतलब फ्लोराइड जो है आयंस टू फ्लोरीन बाय केमिकल मीन्स। केमिकल मीन्स से हम जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कर सकते हैं ऑक्सीडेशन, उसी तरह से फ्लोरीन का नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिकल प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। तो फ्लोरीन इजीली अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो उसके बाद है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
वर्ड ये वर्ड से ही समझ में आता है डिस्प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन में नहीं है ऐसा रिएक्शन। इन अ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन एन एलिमेंट in one oxidation state is simultaneously oxidize and reduce। जो एलिमेंट होती है वो साइमल्टेनियसली एक ही साथ में ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है। in one oxidation state is simultaneously oxidize and reduce। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है उसको एग्जांपल से हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन और पेरोक्साइड। चलो तो यहाँ पे देखते हैं पेरोक्साइड का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पे हो रहा है उसका +1 -1 से -2 हो रहा है। ठीक है तो ये रिड्यूस हो रही है यहाँ पे ऑक्सीजन और दूसरा देखेंगे तो 0 हो रहा है। ठीक है तो ये ऑक्सीडाइज हो रही है। तो एक ही जो हमारा एलिमेंट है ऑक्सीजन वो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। ठीक है तो उसे क्या बोलेंगे हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। हियर द ऑक्सीजन ऑफ पेरोक्साइड जो ऑक्सीजन है पेरोक्साइड का विच इज प्रेजेंट इन -1 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट उसका -1 है इज कन्वर्टेड टू 0 में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट in O2 and decreases to -2 oxidation state in H2O। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन इन द अल्कलाइन मीडियम S1 बिलो उसको नीचे दिखाया गया है। ठीक है तो फॉस्फोरस की बात करते हैं 0 से ये -3 हो रहा है ये हमारा रिडक्शन हो गया और यहाँ पे +1 हो रहा है ऑक्सीडेशन हो गया। ओके तो सल्फर का देखेगा -2 एंड +2 हो रहा है। क्लोरीन का देखेंगे तो +1 एंड -1। तो एक ही जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रही है प्रोडक्ट में तो उसको बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फ्लोरीन शोज डेविएशन फ्रॉम दिस बिहेवियर लेकिन फ्लोरीन उस तरह से बिहेवियर नहीं दिखाएगा। ठीक है तो यहाँ पे 0 है फ्लोरीन का और यहाँ पे हो रहा है उसका -1। ठीक है और यहाँ पे भी उसका होगा -1। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में तो एक का बढ़ रहा है एक का घट रहा है ऐसा नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा। बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि फ्लोरीन क्या है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इट कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाती इलेक्ट्रॉन को देती नहीं है। दिस मीन्स दैट अमंग हेलोजन फ्लोरीन does not show disproportionation tendency फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी नहीं दिखाएगी। चलो अभी जो प्रॉब्लम है उसको समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड व्हाई। कौन सी जो स्पीसीज है जो दिखाई है उसमें से कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कर पाएगी नहीं करती है कौन सी है। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना है यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ पे इसका +1 है यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है यहाँ पे +3 है
ये रहा, और यहाँ पे होता है इसका +5, 6 में से 1 जाएगा +5, और यहाँ 8, यहाँ पे +7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन में पॉसिबिलिटी कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट की? ऑक्सीडेशन नंबर की पॉसिबिलिटी उसकी रहती है -1 to 7 तक रहती है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो जो यहाँ पे 7 है, अभी 7 से आगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाला नहीं है। तो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में क्या होता है, क्योंकि जो एलिमेंट है, जो स्पीसीज है, वो ऑक्सीडेशन भी दिखाएंगे और रिडक्शन भी दिखाएंगे। अभी 7 से तो बढ़ने वाला है नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन हो सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाने वाले एलिमेंट कौन से होते हैं? जो ज्यादा से ज्यादा कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे या ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। तो ये नहीं दिखाएगी और ये सब दिखाएंगे, ठीक है। उनको एक्सप्लेन किया है नीचे। तो यहाँ पे क्लोरीन की बात करें, पहले में तो -1 हो जाता है, +1 हो जाता है, ठीक है। -1 रिडक्शन हो गया और यह प्लस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। +3 का +5 -1, +5 -1 +7। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सबका हो रहा है, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ClO4 का नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में आ गया है इसलिए। अब यहाँ पे सजेस्ट द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। क्लासिफिकेशन हमें करना है कौन से टाइप का है, तो हमें समझना है। तो यहाँ पे 2 में से एक हो रहा है, तो हो रहा है कॉम्बिनेशन हो रहा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे अलग हो रहा है, एक में से सब अलग हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन के बाद हो रहा है डीकम्पोजिशन। ये हमारा एक ही रिएक्टेंट है, उसके प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहे हैं, तो डीकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कौन सा गैस अलग हो रहा है, हाइड्रोजन गैस अलग हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेस हो रहा है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और यहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो नाइट्रोजन हमें दोनों जगह दिख रहा है प्रोडक्ट में, तो उसकी वैलेंसी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन की है +4, +3 एंड +5 रहेगी। हम गिनोगे तो भी वही मिल जाएगी, +4 रहती है, इसकी -2 करेंगे +4 हो जाएगा, 4 4 से 8 होगा, 8/2 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +3 और यहाँ पे +5, तो ये 4 है हमारा, तो घट रहा है और बढ़ रहा है। तो जो घट रहा है वो हमारा हो गया रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ओके, चलो उसके बाद का पॉइंट है हमारा द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में कब आते हैं? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर से यहाँ पे हमें दिया गया है C3O2, ठीक है। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसमें? 4/3, ठीक है। तो इसको यहाँ समझाए, जैसे यहाँ पे हमारे 3 कार्बन है, तो सभी जो कार्बन होते हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होते हैं। यहाँ पहला है उसका +2 है, दूसरे का 0 है, तीसरे का +2 है। तो इस टाइम पे सभी को एक करके क्या करना पड़ेगा, उसका फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट अंडर एग्जामिनेशन। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है, इनको को प्लस कर दिया, +2 0 +2 डिवाइडेड बाई 3 है, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, हमें मिल रहा है 4/3। तो ये वाला हमें मिल जाएगा।
उसी तरह Br3O8 का हमें देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन क्या है 16/3 है। तो यहाँ पे Br3 टोटल, तो ये Br का +6 +4 है +6 है। यहाँ पे एवरेज हम करेंगे डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमें 16/3 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे सल्फर क्या करेंगे तो 10/4 मिलेगा, जिसे हम लिखेंगे 2.5। तो fractional oxidation state is the average oxidation state of the element under examination। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेंगे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या है, जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एलिमेंट। चलो उसके बाद एक प्रॉब्लम 8.7 हमें दिया गया है, जिसमें हमें समझा गया है व्हाई डू द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड डिफरेंटली। जो ये दो रिएक्शन है ये और ये, ठीक है, Pb3 लेड ऑक्साइड है और यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एसिड लिया है HCl, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिया है, तो रिएक्शन यहाँ पे अलग हो रहा है और यहाँ पे अलग हो रहा है, ऐसा क्यों है, ऐसा पूछा गया है। तो पहले हम इसको समझेंगे ये क्या है। तो Pb3O4 लेड 3 ऑक्सीजन 4 इज एक्चुअली अ स्टोइमेट्रिकल मिक्सचर। ये मिक्सचर है 2 मोल हमारा है PbO लेड ऑक्साइड है और 1 मोल क्या है हमारा 1 मोल PbO2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे यहाँ पे लेड इज प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन BO4। O2 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का +4 हो जाएगा, तो -2 है, और यहाँ पे -2 यहाँ पे +2 हो जाएगा। स्टेट whereas the stable oxidation state of lead in lead oxide +2 है। ठीक है, अब ये PbO2 है, thus can act as oxidizing agent। ये क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, acts as an oxidant। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ये PbO2, ठीक है, ये वाला जो है +4 जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वो क्या करेगा ऑक्सीडेंट की तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself will reduce और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है क्लोरीन को, यहाँ पे जो क्लोरीन है इसको। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है Cl2 मिल रहा है, क्लोरीन आयन ऑफ HCl इनटू क्लोरीन को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करेगा। वी मे ऑल्सो कीप इन माइंड दैट लेड ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड जो है वो क्या है बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है। तो क्या क्या रिएक्शन होगा अभी वो देखेंगे आगे। तो इस रिएक्शन को हमें 2 पार्ट में क्लियर करते हैं, इसको 2 पार्ट में करते हैं, एक पहला PbO होगा और दूसरा PbO2 होगा। तो जो PbO है ये हमारा, ये हमने किया है, ये हमारा मेटल ऑक्साइड से मतलब बेसिक नेचर है इसका, ठीक है, इसका नेचर बेसिक है, और ये हमारा एसिड है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, ये वाला रिएक्शन रहेगा एसिड बेस रिएक्शन। और इसी का दूसरा पार्ट जो क्या करेगा रेडॉक्स रिएक्शन करेगा और क्लोरीन से क्या बना रहेगा यहाँ पे क्लोरीन गैस कर देगा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा इसका। तो ये दोनों जो है ये मतलब Pb3O4 ये नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं करते, itself इज एन ऑक्सीडाइजिंग, और क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। देयरफॉर PbO2 के साथ, क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। Unlikely that the reaction may occur between lead oxide and nitric acid, however the acid base reaction occurs between, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन होगा क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये नहीं हो पाएगा यहाँ वाला, लेकिन ये बेसिक और एसिड वाला ये रिएक्शन होगा हमारा,
ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक जो है उसका रिएक्शन होगा, तो उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ये वाली प्रोडक्ट मिल रही है। Okay, it is the passive nature of lead oxide against nitric acid that makes the reaction different from, तो जो पैसिव नेचर है मतलब दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं, इसलिए वो रिएक्शन नहीं हो पा रहा और डिफरेंट हो रहा है किससे, HCl के साथ। ये खुद भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये रिएक्शन कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं करेगा। चलो अभी समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का हम बैलेंस करते हैं तो उसमें हमारे पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमें क्या समझना है, जो ऊपर मैंने लिख लिया है इसको स्टेप को हमें फॉलो करना है। इसमें मैंने लिखा है ऑक्स मल्टीप्लाइज एंड कंज्यूम्स, ऑक्स मल्टीप्लाइज एंड कंज्यूम्स। तो हम 4 स्टेप में करेंगे, 1 2 3 4। अभी लिखा है ऑक्स में क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर हम दे देना है, मल्टीप्लाइज मतलब मल्टीप्लाइंग ऑक्सीडेशन नंबर, एक दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फिर एंड मतलब एटम्स आर बैलेंस, फिर एटम बैलेंस करने हैं हमें, और फिर चार्ज इज बैलेंस, कंज्यूम मतलब चार्ज बैलेंस करना है। और एसिड है तो H को रखेंगे हम, एसिडिक सॉल्यूशन है तो H प्लस रखेंगे, और बेसिक है तो OH माइनस रख के हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, ऑक्स मल्टीप्लाइज एंड कंज्यूम्स 4 स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम बैलेंस करेंगे, नेट बैलेंसिंग करेंगे। चलो तो समझते हैं, इसमें डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे हम। चलो यहाँ पे हमें दिया गया एक स्केलेटल आयनिक इक्वेशन हम दिया गया है। तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पहले लिख देना पड़ेगा। यहाँ पे क्रोमियम का हो रहा है 14, यहाँ पे -14 है, और उसमें से 2 निकल जाएगा, 12 और 6 2 12 +6 आ जाएगा, ये +6 है यहाँ पे। तो क्रोमियम का क्या हो रहा है, +6 to +3, और सल्फर का हो रहा है हमारा +4 to -2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकाल देने पड़ेंगे। तो ऑक्स हो गया हमारा, मल्टीप्लाइज करना है, अब डिफरेंस देखना है कितना कितना है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे हमारा है -2 से हम करेंगे तो -1 0 1 2 3 4, 6 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम चेंजेस फ्रॉम +6 to +3। यहाँ पे 3 का डिफरेंट हो रहा है, एंड सल्फर का चेंजेस फ्रॉम +4 to +6, +4 to सल्फर की हम बात करें +4 to ये हमने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे +4 है और ये यहाँ पे +6, ये सल्फर का है। तो +4 से +6 पे जाएंगे हम,
तो कितना होगा डिफरेंस 2 का होगा। और ये हमारा क्रोमियम है +6 to +3 है, तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा होगा 6 to 3। रिडक्शन जो हो रहा है वो 4.63 का हो रहा है डिफरेंस यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है 4562 का, 3 and 2 है। ओके, तो जो वाला 3 वाला है उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 2 है उसको मतलब जिसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा 3 हमारा, एंड दिस बिकम्स 3। और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्रोमियम ऑलरेडी 2 है ही, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे हम। तो एटम इक्वल हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्स मल्टीप्लाई एंड एटम भी इक्वल हो गए। ऑक्स मल्टीप्लाइज एंड कंज्यूम्स मतलब चार्ज इक्वल करने, तो हमें मीडियम देखना पड़ेगा कौन सा है, एसिडिक मीडियम है। अब हमारा मीडियम कौन सा है, एसिडिक है, तो हम H+ को प्रिफर करेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए। अभी वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो ये जो चार्ज यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं, जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया है मैंने। तो यहाँ पे चार्ज है +-2 का है, ये -2 लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे -2 लेकिन 3 टाइम्स है। तो इस तरफ हमारा चार्ज हुआ 8 का, -8 का चार्ज है। इस तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे +3 है 2 टाइम्स, एंड -2 3 टाइम्स है, तो 0 का हो गया। अब हमें ऐड करना है H+ को ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरफ 0 का चार्ज है, इस तरफ -8 का है, तो -8 को 0 करने के लिए हम प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे +8 हाइड्रोजन प्लस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो दोनों तरफ चार्ज क्या हो गया, इक्वल हो गए। और यहाँ पे अगर हम 8 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो राइट साइड पे हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4H2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बैलेंस हो जा रहा है। ऑक्स मल्टीप्लाइज एंड कंज्यूम्स, ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। ऑक्स मल्टीप्लाइज एंड कंज्यूम, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है जो डिफरेंस है वो, उसके बाद एटम को बैलेंस करना है, ठीक है। और उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना है, जिसमें एसिड है तो H+ को एडजस्ट करो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करने के लिए। बेस हो तो OH- को ऐड करो आप। तो फाइनली हमें ये मिल रहा है। चलो अभी यहाँ देखेंगे हम, परमैंगनेट आयन रिएक्ट विथ ब्रोमाइड। परमैंगनेट आयन है जो ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन अ बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है टू गिव अ मैंगनीज डाइऑक्साइड मिल रहा है, एंड ब्रोमेट आयन मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दे रहे हैं हमें, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। यहाँ पे -2 करेंगे हम तो 8 होगा, -1 करेंगे +7 आ जाएगा, ठीक है। -2 कर देते हैं, -2 है। तो यहाँ पे मैंगनीज का क्या होगा, +7 to +4, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है 4 5 5 3 का डिफरेंस है यहाँ पे। और ब्रोमीन का दिखाया गया है, ब्रोमीन का -1 to +5 हो रहा है, -1 तो 0
1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 का हो जाएगा। अब रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये मीडियम है हमारा बेसिक मीडियम है। चलो तो आगे क्या कर रहे हैं हम? अब हम एक आयनिक चार्ज इक्वल, आयनिक चार्ज को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो आयनिक चार्ज को इक्वल कर देंगे। उससे पहले हमारा क्या है, ये टू से मल्टीप्लाई करेंगे एटम बैलेंस करने के लिए। 3 2 6 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको। यहाँ पे एटम को हम बैलेंस कर देंगे। मल्टीप्लाई का स्टेप जो हमारा है 2 हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 हो गया, और यहाँ पे तो 6 से ही, मतलब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एटम बैलेंस हो गया। अभी ऑक्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एटम को बैलेंस कर दिया है। अभी हमें क्या करना है? चार्ज कंज्यूम्स, चार्ज मतलब बेसिक है, तो हमें चार्ज देखना पड़ेगा कितना है, उसके हिसाब से हम OH माइनस आयन को सेट करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारा उसको देखेंगे तो -2 है, और -1 है, -3 जितना हो जाएगा हमारा। इस तरफ हमारा है -1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? -3 हो गया। यहाँ पे -2 और चाहिए, एक -1 तो है, तो 2 को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे OH माइनस को ऐड करेंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। OH आ गया। अभी हमें H को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। इसके हिसाब से हाइड्रोजन हम कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट साइड में, तो हम लिखेंगे H2O, 2 H को सेट करने के लिए। अल्टीमेटली हमारा ये रिएक्शन बन जाएगा बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रेडॉक्स। और चार्ज भी बैलेंस हो रहा है हमारा, चार्ज यहाँ से हमने बैलेंस कर दिया है। -3 है, तो यहाँ -1 है, उसको -2 कर दिया, चार्ज भी बैलेंस हो रहा है। और एटम बैलेंस कर दिया लास्ट में H2O को। चलो उसके बाद है हाफ रिएक्शन मेथड। जो दूसरी मेथड है वो हाफ रिएक्शन मेथड है, उसमें थोड़े स्टेप अलग है हमारे, तो उसके स्टेप यहाँ समझेंगे। उसके लिए हमें याद रखना है NOx कंज्यूम्स वाटर इक्वली, NOx कंज्यूम्स वाटर इक्वली। इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं, जो उसमें इलेक्ट्रॉन पे भार दिया जाता है। आयन पहले बनाओ, फिर इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करो। तो एन मतलब एटम को बैलेंस कर देना है पहले, फिर ऑक्सीडेशन बैलेंस विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रख के ऑक्सीडेशन को बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन रख के बैलेंस करना है। एनॉक्स फिर कंज्यूम्स में चार्ज बैलेंस करेंगे, उसमें आप एसिड और बेस के हिसाब से H प्लस OH माइनस सेट करेंगे। वाटर मतलब H आयन को बैलेंस करेंगे, एटम को बैलेंस करेंगे। फिर इक्वली मतलब इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन के नंबर को इक्वलाइज करेंगे। एनॉक्स कंज्यूम्स वाटर इक्वली, पहले स्प्लिट करना है हाफ रिएक्शन को, फिर एटम को बैलेंस करना है। उसके बाद एटम को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस विद इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन से हमें बैलेंस करना है। फिर एनऑक्स कंज्यूम्स मतलब चार्ज आएगा हमारा, चार्ज को बैलेंस करेंगे हम।
H प्लस OH माइनस आयन रख के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करेंगे। Now consumes water equally मतलब equalize the number of electron फिर नेट आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। चलिए यहाँ पे समझते हैं इसको। तो यहाँ पे दो हाफ रिएक्शन हमने कर दिया इसमें से। यहाँ पे आयन 2 प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस है, तो यहाँ पे ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम का यहाँ पे +3, यहाँ पे हो रहा है उसका रिडक्शन 7 7 टू द 14 -2 करेंगे तो 12 6 जितना रहेगा हमारा +6। देख लेते हैं उसको आगे। चलो यहाँ पे समझाया जिसको यहाँ पे समझते हैं। पहले हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन है हमारा, इसको लिख दिया, यहाँ पे रिडक्शन को लिख दिया, ये +6 टू +3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा एटम को बैलेंस करना है, पहला बैलेंस एटम। ठीक है, NOx कंज्यूम्स वाटर इक्वली, एन मतलब एटम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम और नियम को देख ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 1 है, मतलब 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद का यहाँ पे जो स्टेप है वो लोगों ने हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। हम लोग थोड़े नीचे जाएंगे। NOx कंज्यूम NOx ऑक्सीडेशन नंबर हमें सेट करना है, पहले एटम को सेट किया फिर ऑक्सीडेशन नंबर सेट करना है। दूसरे स्टेप पे हम ये करेंगे, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर के सेट करेंगे इलेक्ट्रॉन रख के यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे तो हमारे पास ये है और ये दोनों है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हमारा यहाँ पे हमने कर दिया है +6 का था यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे हमारा क्रोमियम का +3। ये इसका +6 टू +3 पे हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को हम सेट करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो +6 है, और यहाँ पे हमारा 3 टू ज़ा 6 है, यहाँ पे भी कितने हैं हमारे +6। तो यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है,
और हम चार जब गिनेंगे तो यहाँ पे -2 और ये +1 -6 है, 6 7 8 हो गया, 8 करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 8 है ना, यहाँ पे 6 7 8 -8 है और इस तरफ हमारा है 6 +6 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एससीडी के, मतलब +14 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -6 का चार्ज हो जाएगा, +6 का चार्ज हो जाएगा और इस तरह भी +6 है। ठीक है, और यहाँ पे 14 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 7 14 करने के लिए 7H2 ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा NOx कंज्यूम्स, चार्ज हो गया, वाटर H2 है बैलेंस कर दिया। अब इक्वलाइज करेंगे, इक्वलाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है, अभी आयन का हमें देखना पड़ेगा। अब ये दूसरा ऑक्सीडेशन जो है वो आयन का हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे एटम तो बैलेंस ही है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, +2 है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी +2 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो इक्वलाइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हमें बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रॉन हम दोनों तरफ कितने रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो दोनों इक्वेशन को साथ में रखेंगे, 5 और 6 को इक्वलाइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और जो बाकी का रह जाता है हमारा रिएक्टेंट का रिएक्टर में लिखेंगे और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट को लिखेंगे। आयन मिलेगा क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन ये प्लस रह गया हमारा और आयन क्रोमियम वाटर रहेगा, तो नेट आयनिक इक्वेशन यहाँ पे हमारा हो जाता है। उसके बाद हम प्रॉब्लम 8.10 को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे परमैंगनेट आयन दिया गया हमें, बेसिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज आयोडीन आयन। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिख दिया उसको, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा है। यहाँ -1 to 0 होता है और यहाँ पे +7 to +4 यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो N हो गया हमारा, स्प्लिट कर दिया, फिर N एटम को इक्वल करेंगे, तो एटम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो आयोडीन हमारा 2 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैंगनीज का दिखाया गया, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे जो ऊपर दिया गया है। मैंगनीज है तो यहाँ पे डिफरेंस है 4 5 6 7, 3 का डिफरेंस है हमारा, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिए और उसके बाद एनॉक्स कंज्यूम्स में चार्ज हम बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीजन के हिसाब से, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4OH-। इस तरफ हो रहा है हमारा 3 और 4, तो यहाँ पे हमारा हम ऐड करेंगे 4OH-, दोनों तरफ चार्ज इक्वल हो जाएंगे, -4 -4।
ओके, और आयोडीन के साथ हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन, जो डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। चार्ज सेम हो गया, इसमें भी चार्ज सेम हो रहा है। अभी इक्वलाइज करेंगे, एनॉक्स कंज्यूम्स वाटर इक्वली, इक्वलाइज करेंगे तो इसमें -2 इलेक्ट्रॉन है, -2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने करेंगे हम, 6 इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बन रहा है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक है, तो नेट बैलेंस इक्वेशन जो हमारा रहेगा तो इस तरह से रहेगा। So this is the end of part 2. इसके बाद I will upload the part 3. उसमें 8.3.3 redox reaction as the basis for titration को हम समझेंगे।